हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो हमें डिस्कस करना है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर स्केलर दोनों फॉर्म को आज हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए है, वो है चार्जेस के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, चाहे वो रिपल्शन की हो चाहे वो अट्रैक्शन की हो, उसको क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो स्टैटिक चार्ज हैं, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज हैं, यानी कि दो चार्ज हैं, एक यहाँ रखा है एक यहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है लेट से वो है स्मॉल r, और जो चार्जेस की वैल्यूज हैं, मैग्नीट्यूड हैं चार्जेस के, वो है q1 एंड q2। तो इन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन की फोर्स होगी, अगर ये दोनों चार्ज सेम होंगे तो क्या होगा, रिपल्शन की फोर्स होगी, अगर दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन की होगी। तो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि जो फोर्स लग रही है, चाहे वो अट्रैक्शन की है चाहे वो रिपल्शन की है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो कूलम्ब्स बताते हैं कि इनके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इनके बीच के जो सेपरेशन की डिस्टेंस है, इसके इनके बीच के जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, ये कर रही होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइन कर रही है, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जॉइन कर रही है, ये फोर्स हमेशा उसी पे एक्ट करेगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, तो जिस लाइन पे ये दोनों चार्ज आ रहे हैं, ये फोर्स ही उसी लाइन पर होगी, या तो ये ऐसे होगी या ये ऐसे होगी। ठीक है, और दोनों चार्ज पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा दोनों, जैसे इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इस वाले पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, बस डायरेक्शन में और मे नॉट भी सेम और नॉट। ठीक है, चलिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऑन कंबाइनिंग क्या मिलेगा हमको, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है क्या वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का क्या मिल जाएगा हमको, एक कांस्टेंट मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो लगने वाली फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सफिक्स में इको लगाओ, आपको नहीं लगाना है तो नहीं लगा सकते, बस ये इसका मतलब ये है कि कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये आता कहाँ से है, तो ये जैसे कि हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो और ये सेम ही है। दोनों में जो मेथड यूज हुआ है दोनों लॉ को बनाने में, वो हुआ है टॉर्जन वैलेंस का। ठीक है, तो ये भी टॉर्जन वैलेंस मेथड यूज करके आया है, और जो ग्रेविटेशन लॉ है वो भी टॉर्जन वैलेंस मेथड यूज करके आया, इसलिए दोनों कैसे हैं, सिमिलर टाइप हैं। वो क्या होता है, Fg इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या है, F बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करेंगे इस K के बारे में। ये जो K है, स्मॉल K है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो ये वैल्यू आती है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब पर कूलम्ब -2। ठीक है, कूलम्ब पर पावर -2 आएगी, यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी यूनिट। तो देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मीटर इधर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और कूलम्ब स्क्वायर नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही है जो कि है अपनी एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है परमिटिविटी। क्या होती है ये होती है परमिटिविटी, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ठीक है। यहाँ पे जो मीडियम माना है हमने, ये जो चार्ज रखे हैं हमने माना है कि ये मीडियम क्या है, फ्री स्पेस है। क्या है ये, फ्री स्पेस। तो ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब नॉट दिखा रहा है हमको कि फ्री स्पेस की बात करिए, एप्सिलॉन क्या दिखा रहा है, परमिटिविटी को, ठीक है। तो ये होगी हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी एक नई क्वांटिटी आपके सामने आई है, ये जो होती है ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करेगी, अगर मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी चेंज होगी। एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये वैल्यू हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट, है ना। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो के की होगी उससे अपोजिट होगी इसकी यूनिट। तो ये होती है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। और ये करती क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे लगाएं f इक्वल्स टू, इस वैल्यू को आगे बढ़ा के लगाएं, f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। अगर सब चीज कांस्टेंट है, हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करें, तो क्या एप्सिलॉन नॉट फोर्स का अपोज कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो f है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट है। अगर जहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू बड़ी होगी वहां पे फोर्स की वैल्यू छोटी होगी। यानी कि ये क्या कर रही है, परमिटिविटी फोर्स को अपोज कर रही है। परमिटिविटी फोर्स को अपोज करती है। जब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक, तो वहां पर आप समझाएंगे कि एक्चुअली में ये फोर्स को नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अभी 1-2 लेक्चर बाद डिस्कस किया जाएगा, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोज कर रही है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। एक बार रिपीट कर देते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, हमारे पास दो स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी का मतलब ऐसे चार्ज जो मूव नहीं कर रहे हैं, रखे हुए हैं रेस्ट पे, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है। ये रखे हुए हैं रेस्ट पे, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो आर है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, आर ना बढ़ेगा ना घटेगा। इनके ऊपर जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन जो भी होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों के ऊपर, ठीक है, वो क्या होगा, वो इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू को कंबाइन कर दें तो जो इक्वेशन बन के आ रही है हमारे पास, जो रिजल्टेंट आ रहा है इक्वेशन का, वो क्या आ रहा है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्मॉल के। स्मॉल के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस या एयर के लिए, वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो निकालते कैसे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे हमने आपको दी हुई है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये यहाँ पे एयर में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट रहेगी। अगर मैं इसको रख दूं वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो वाटर की परमिटिविटी आ जाएगी, उसकी वैल्यू अलग होती है। इसको लेकर रखते हैं कहाँ पे, ऑयल में, उसकी परमिटिविटी अलग होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। ये है आपका स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। चलिए आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब देखते हैं जो फोर्स है वो आर के साथ में कैसी है, इनवर्स। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या करेगी, घटेगी, है ना। डिस्टेंस बढ़ाएंगे, अगर बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स क्या करेगा, घटेगा। तो यहां से हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन, बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन, ठीक है। उसको देख सकते हैं अपन। तो वो ग्राफ क्या होगा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बिटवीन फोर्स, ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ पे है आर, ठीक है। फोर्स न्यूटन में होगी और आर किसमें होगी, मीटर में। तो हम देख रहे हैं अगर आर बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी। और ये कैसे प्रोपोर्शनल है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कैसा बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके। तो फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक। आप इस ग्राफ को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। ये कौन सी फॉर्म थी इसकी, स्केलर फॉर्म थी। यहाँ पे हमने डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं करी, सिर्फ किसकी बात करी, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड की, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम स्केलर फॉर्म देखेंगे और देखते हैं क्या होता है स्केलर फॉर्म में, कैसे निकालते हैं। चलिए तो स्पेस टाइम के साथ में हमने दो चार्जेस को रखा हुआ है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, लगा लेते हैं हेडिंग वेक्टर
फॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड में कभी कभी पूछ लेते हैं इसको। अपने पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। चार्ज Q1 की ओरिजिन से जो पोजीशन है वो है R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये जो है ये है R1 वेक्टर, और चार्ज 2 है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? R2 वेक्टर। ओके, इन दोनों को जो लाइन जॉइन कर रही है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये इनको लाइन जॉइन कर रही है, यानी कि जो भी फोर्स आ रही होगी अट्रैक्शन या रिपल्शन की वो कैसी होगी? अलोंग द लाइन। अब क्योंकि चार्ज हमने Q1 Q2 लिए हैं और दोनों चार्ज कैसे हैं? ये पॉजिटिव। दोनों चार्ज कैसे हैं? ये पॉजिटिव चार्ज माने हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। Q1 is greater than 0 and Q2 is greater than 0, which means both charges are positive। इन पर कैसी आ रही होगी? इन पर आ रही होगी फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्या आ रही होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो देखो फोर्स को लिखते कैसे हैं अपन? तो यहाँ पे जब फोर्स लिखेंगे तो ये क्या है? चार्ज 2, तो यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस चार्ज पे ये चार्ज से फोर्स लगा रहा है, और कैसी फोर्स लगा रहा है? रिपल्शन की। रिपल्शन का मतलब धक्का मारना। ये इसको धक्का कैसे मारेगा? ऐसे तो मारेगा बाहर की तरफ। तो ये जो लाइन जॉइनिंग है इस पर फोर्स कैसे आएगी? आउटवर्ड आएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये चार्ज इस पर कैसे फोर्स लगा रहा होगा? तो ये भी लाइन जॉइनिंग पर ही लगा रहा होगा, और ये भी इसमें क्या कर रहा होगा? धक्का मार रहा होगा। कैसे मार रहा होगा? आउटवर्ड। तो ये क्या होगी? ये होगी फोर्स ऑन 1। फोर्स ऑन 1, और कौन लगा रहा है? 2। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मैं 1 से 2 जाता हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? R12 वेक्टर। अगर मैं 2 से 1 आ रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा R21 वेक्टर। ठीक है, अब देखो R12 वेक्टर की डायरेक्शन और F12 वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। तो अगर मुझको F12 चाहिए, अगर मुझको F12 वेक्टर चाहिए, तो क्या वो K Q1 Q2 बाई R12 इंटू R12 कैप होगा? R12 नहीं, R21 आएगा आई थिंक। हाँ, R21 आएगा। ठीक है, देखो इस फोर्स की F12 में, हाँ इस फोर्स की, देखो इस फोर्स की और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? एग्जैक्ट सेम है ना। तो इसके साथ में यानी कि इसकी डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें F21 की, किसकी बात करें हम? F21 की, तो ये क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12 कैप। ये कैप क्या है? ये कैप बता रहा है इनको डायरेक्शन। कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जो सिर्फ क्या दिखा रहा हो? डायरेक्शन। तो ये कैप क्या दिखा रहा है हमको? इसकी डायरेक्शन, यानी कि F12 की डायरेक्शन वो है जो R21 कैप की डायरेक्शन है। सिमिलरली F21 की डायरेक्शन वो है जो R12 की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन। अच्छा, अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी? R21 की और R12 की। कैसे निकालेंगे? देखो, तो क्या ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है? देखो, ये है R1 वेक्टर और ये है R2 वेक्टर। ठीक है, पहले बात कर रहे हैं हम 2 1 की। तो 2 1 है ऐसे, हमारा 2 1 कैसे है? ऐसे। यही तो है R21, है ना? R21 यही है। ठीक है, अगर इसमें लगाऊं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो क्या कहता है? अगर हमारे पास दो वेक्टर कैसे हैं? अल्टरनेट है, यानी कि इसका टेल इसके हेड से लग रहा है, देख रहे हो ना आप? इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से लग रहा है। तो कैसे हैं? एक दूसरे के अल्टरनेट रखे हुए हैं ये। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसका जो होता है, उसका हेड इसके हेड से और इसकी टेल इसकी टेल से। जैसे कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? वो इसके हेड को हेड से लगा दो, इसके टेल को टेल से, तो ये होगा इनका R वेक्टर रिजल्टेंट। तो हम बोलते हैं रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता है। ठीक है, तो इसको यूज करके यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हम कह देंगे देखो, ये और ये वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रखे हुए हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हैं दोनों। ठीक है, और ये कैसा है? इनसे अपोजिट वेक्टर है। तो इनका ये जो है ये क्या है? यही तो इनका R वेक्टर, ये तो रिजल्टेंट है इनका।
मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर की वैल्यू r1 वेक्टर, ए की वैल्यू r2 वेक्टर है ना, और बी की वैल्यू प्लस r21 वेक्टर। तो अगर हम r21 निकालें तो क्या ये r2 माइनस r1 आ रहा है, सॉरी r1 माइनस r2, क्या ये r1 माइनस r2 वेक्टर इक्वल्स टू r21 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, r12 वेक्टर है ना, सिमिलरली r12 जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर होगा, नहीं होगा, ठीक है। r12 वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r21 वेक्टर क्या होगा, r1 माइनस r2 वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या इन दोनों को देख के हम लिख सकते हैं कि जो F12 होगी वो माइनस F21 होगी? हाँ बिल्कुल होगी, होगी नहीं होगी? दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन कैसी दोनों की, अपोजिट दिख भी रहा है। और देखो r12 और r21 से भी तो समझ में आ रहा है ये बात हमको, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R21 n कैप का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर में वो होता है वेक्टर n अपॉन मोड ऑफ n, ठीक है। तो इसका वेक्टर निकालेंगे तो R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R21। मोड का मतलब क्या हो गया, R21 का मैग्नीट्यूड, और ये भी क्या लिख रहा है, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या ये पावर 3 हो जाएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3 इंटू R21 वेक्टर। यही वैल्यू है F12 वेक्टर की, बिल्कुल यही वैल्यू भाई। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं F21 की सिमिलरली, तो K Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 मोड, ठीक है। मोड का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है सिमिलरली। तो K Q1 Q2 R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। और देखो यहाँ से हमको दिख रहा है जो R12 वेक्टर है वो अपोजिट है R21 वेक्टर के, है ना। तो ये बात यहाँ से भी मिल सकती है हमें, जो F12 होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी फ्रॉम F21, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ये है आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट होगा उसको हम किसी वीडियो में या कभी भी बीच में बता के आपको सॉल्व कर दिया जाएगा डाउट आपका, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, ठीक है। मिलते हैं आपको कल और अच्छे से इसके आगे का जो भी आप कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।